इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 13 बेसिकली है क्या? आर्टिकल 13 जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 368 जो हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी राइट को, किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारे पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम यही चीज देखेंगे और डिफरेंट केसेस को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करेंगे कि उसको हम अंडरस्टैंड कर पाए। बेसिक स्ट्रक्चर इसमें इसमें डिफरेंट जो केसेस हैं उनके थ्रू वी आर गोइंग टू स्टडी कि हमारा आर्टिकल 13 इज मोर सुपीरियर देन आर्टिकल 368। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, चैलेंज किया गया 1951 में, और दैट टाइम इंडिया में नेहरू जी की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम पे उन्होंने आर्टिकल 31 जो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है उसको अमेंड किया और उसमें आर्टिकल 31A एंड 31B को इंसर्ट किया। और ये जो हमारा पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसको हमारा फर्स्ट टाइम चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। यहाँ पे बोला गया आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के अंदर जो लॉ वर्ड है वो खाली ऑर्डिनरी लॉस को ही डील करता है और उससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ जो है वो हमारा आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 में नहीं आता। मतलब हमारे पार्लियामेंट में ये कोई पावर है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। तो इस केस में आर्टिकल 368 को ज्यादा सुपीरियर माना गया देन आर्टिकल 13। सेकेंड केस हमारा आया सुजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और इसी के अंदर बहुत सारे जो लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज थे उनको 9th शेड्यूल में डाला गया। अब बेसिकली ये 9th शेड्यूल है क्या? 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज हैं उन लॉज पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। मतलब पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी लॉज हैं उनको अमेंड कर सकती है। मतलब अगर हम कोई फंडामेंटल राइट का भी कोई आर्टिकल अगर हम 9th शेड्यूल में डालते हैं तो पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। तो यहाँ पे भी आर्टिकल 368 को ज्यादा पावरफुल माना गया देन आर्टिकल 30। हमारा फिर थर्ड केस आया जिसमें गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो थर्ड केस जो था हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें जो हमारा 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसको फिर से चैलेंज किया गया और इसमें ये देखा गया क्या हमारे फंडामेंटल राइट जो हमें दिए गए हैं उनकी पावर लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। तो इसमें ये बोला गया जो हमारा केस था शंकरी प्रसाद वाला, उसमें जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के अंदर जो लॉ सब था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ऐड नहीं किया गया था। वहीं गोलकनाथ केस में जो उनका पहला जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और बोला कि जो हमारा लॉ वर्ड है आर्टिकल 13 के उसमें हमारे ऑर्डिनरी लॉज और उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आते हैं। मतलब हमारे पार्लियामेंट के पास में ये पावर नहीं है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को अमेंड कर पाए या उनको एब्रेज कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमारा आर्टिकल 13 सुपीरियर था देन आर्टिकल 368। तो अब ये पार्लियामेंट को ये बात हजम नहीं हुई और वो अपने एक नए अमेंडमेंट के साथ में आए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों को ही अमेंड कर दिया। आर्टिकल 13 में उन्होंने सब क्लॉज 4 को ऐड किया, वहीं आर्टिकल 368 में उन्होंने सब क्लॉज 3 को ऐड किया। और जो इसका फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें आर्टिकल 368 को ये पावर दे दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को और यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट को भी एब्रेज कर सकते हैं और अमेंड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट केस आया वो था हमारा केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला।
इस केस में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फिर से चैलेंज किया गया और जहां हम जो हमारे रेट्रोस्पेक्टिव जो हमारे केसेस थे, जो जजमेंट थे, उसमें हम कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 और 368 को मैं मतलब उन दोनों में कंपेयर कर रहे थे, कौन ज्यादा सुपीरियर है कौन नहीं। बट यहाँ पे दोनों पे एक इक्वल पावर दे दी गई। बट ये बोला गया जो भी चीज, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसको बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और जो भी चीज इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगी वहां उन चीजों पे पार्लियामेंट अपनी अमेंड नहीं कर सकता है। उन लॉज पे पार्लियामेंट का कोई भी राइट नहीं होगा, पार्लियामेंट की पावर नहीं होगी। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आती है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है और बेसिक स्ट्रक्चर हमारी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। मतलब आपको टाइम टू टाइम पता चलता जाएगा कौन सी चीजें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में है और कौन सी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केस होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अगर जज बोल देते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो चीज है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, तो वहां पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट नहीं कर सकता, वहां चेंजेस नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, और इस केस में 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसको चैलेंज किया गया। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो केस था इंदिरा गांधी जी का, तो इसमें कहीं इनका जो इलेक्शन था उसको कैंसिल कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसमें इंदिरा गांधी जी ने कुछ चेंजेस लेके आ रही है 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। इन्होंने आर्टिकल 329A को आर्टिकल 329A को इंसर्ट किया इन प्लेस ऑफ आर्टिकल 71। तो आर्टिकल 329A ने सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन डिस्प्यूट जो हमारे पीएम के हैं, प्रेसिडेंट के हैं, वाइस प्रेसिडेंट के हैं, या फिर लोकसभा के स्पीकर के हैं, तो उनके इलेक्शन डिस्प्यूट में जजमेंट नहीं दे सकते। बट थोड़े टाइम बाद ही गवर्नमेंट चेंज हो गई, मुरारी देसाई जी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फिर से आर्टिकल 329A को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया और आर्टिकल 71 को फिर से, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिली कि वो इन सारे इलेक्शंस पे अपना जजमेंट दे पाए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस देखे गए थे। और इसमें आर्टिकल 31C सब क्लॉज 4 एंड 368 में सब क्लॉज 4 एंड 5 ऐड किया गया। बट ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको चैलेंज किया गया मिनर्वा मील वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें मतलब इसमें जो हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये जो चेंजेस आए थे 368 के अंदर और आर्टिकल 31 के अंदर, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया, इसको नल एंड वॉइड करार कर दिया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहे हैं। एंड फाइनल जो डिसीजन आया वो यही आया कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक सुप्रीम है हमारी कंट्री का, और हमारे पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। और पार्लियामेंट कई सारी ऐसी चीजें हैं जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, उनको अमेंड नहीं कर सकता। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।